एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 3 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इनके बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या है, जबकि पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ चीज़ें इसमें से देखी थी। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ए टू दी प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है जो ए से प्रोडक्ट पे जा रही है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन आर है। ठीक है, ये जो रेट होती है वो उस रिएक्टेंट के एक्टिव मास या मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे। ठीक है, तो अगर हम इसके प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे यूज करते हैं रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो के इज द रेट कांस्टेंट और द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट द गिवन टेम्परेचर एंड ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और जनरल रिएक्शन, अगर हम किसी जनरल रिएक्शन के लिए रेट लॉ को लिखना चाहें, जिसका स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास ए प्लस बी से प्रोडक्ट में एक रिएक्शन लिखी है, जो कि हाइपोथेटिकल है, कोई रियल रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम ए और बी, ये स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इज द स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर इसके रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखेंगे। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट ऑलवेज लगाएंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन होगा तो रेट कांस्टेंट लगेगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन होगा तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट ए है उसका स्टेचियोमेट्री, ठीक है, उस रिएक्टेंट की पावर में लगाएंगे। ठीक है, बी का स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी, उसकी पावर में। ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट लॉ ऐसे लिखते हैं कि उस रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट होता है उसके पावर में लिखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वी may defined as the order of reaction as the sum of the powers of to which the concentration or pressure term are raised in the rate law expression। जो भी कंसंट्रेशन की पावर होती है, ठीक है, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर होती है, ठीक है, उसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन। अगर एक से ज़्यादा कंसंट्रेशन टर्म है, यहाँ पे बी भी यूज होता है, जैसे बी होता है, यहाँ पे बी की पावर होती है कुछ, तो इन दोनों की पावर का सम करते हैं। ठीक है, तो जो आता है वो होता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जब रेट कांस्टेंट लिखते हैं आर इज इक्वल टू के, तो उसके नीचे जीरो लिखते हैं। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म है इसकी पावर जो है जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रेट है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर जीरो होती है तो वो क्या होती है, उसकी वैल्यू वन होती है। मतलब ये आर इज इक्वल टू के है। ठीक है, ए यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है वो किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के कितने रिएक्टेंट्स पे या कितने स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट्स पे जो उसका रेट है वो डिपेंड कर रहा है। अगर किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको उसकी जो स्टेचियोमेट्रिक होती है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मेंशन नहीं करते। ठीक है, जैसे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो जो रेट एक्सप्रेशन है आर इज इक्वल्स टू के वन ए टू द पावर वन। यहाँ पे एक जो पावर है वन, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है, मतलब एक कंसंट्रेशन ए जो है इसका कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो ये चीज़ है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पे के जो है इसके नीचे वन लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन की पावर टू है, तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे थ्री इसलिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बाकी के वन के टू एंड के थ्री इसका यूज करेंगे इंडिकेशन के लिए कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अगर के वन के टू कहीं दिया है तो वहां से ये भी पता लगा सकते हैं किस ऑर्डर की रिएक्शन। उसके बाद में रेट कांस्टेंट इन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसमें ऑर्डर, तो ऑर्डर के बारे में हमने देखा कौन से हो सकते हैं, जीरो ऑर्डर देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर देखा।
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑर्डर्स होते हैं वो फ्रैक्शनल हो सकते हैं, ठीक है? 0 भी हो सकता है, 0 तो ऑलरेडी देख चुके हैं, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, इंटीग्रल भी हो सकते हैं, ठीक है? नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ऑर्डर जो होते हैं वो फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे HCl की जो रिएक्शन है, ठीक है? H2 + Cl2 टू HCl, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ना तो H2 पे डिपेंड कर रहा है ना Cl2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? H2 पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, वो Cl2 पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो रेट कांस्टेंट R = K ही लिखा जाएगा। ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, ठीक? तो इसका जो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? 0 ऑर्डर रिएक्शन। H2Br2 को देखो, तो यहाँ पे जो H2 है उसकी पावर 1 है एंड Br2 की पावर 1/2 है, मतलब दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बट H पे ज़्यादा कर रहा है H2 पे एंड Br2 पे सिर्फ हाफ हाफ ही कर रहा है, ठीक है? इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो 3/2, क्योंकि इन दोनों के सम ऑफ द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, जो पावर्स हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उनके सम के बराबर होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? ऐसे ही हमारा H2 + I2 की जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आती है, ठीक है? क्योंकि H2 पे भी डिपेंड करता है, I2 पे भी कंप्लीटली डिपेंड करता है, तो ये कौन सी रिएक्शन बनती है? सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ऑर्डर होते हैं वो फ्रैक्शनल हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ से एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? इसको समझने के लिए जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनका यूज़ है, ठीक है? बट इसको अगर आप डायरेक्टली पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? तो फॉर द केमिकल रिएक्शंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखी है, ठीक है? 4 HBr + O2 2 H2O एंड 2 Br2, तो इसका हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट एक्सप्रेशन ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में कि ये K = HBrO2। व्हाट इज द प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन? तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा याद रखनी है कि कोई भी किसी भी रिएक्शन का रेट तभी मेजर कर सकते हैं जब वो स्लो स्टेप में हो रही हो, ठीक है? अगर कोई भी रिएक्शन जो है वो मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई फास्ट स्टेप होगा तो उसके लिए रेट लॉ नहीं लिख सकते, ठीक है? इसलिए अगर कहीं भी रेट दिया है तो समझ लेना कि ये स्टेप जो रहा होगा वो स्लो ही रहा होगा, ठीक है? तो एसबीआर हमने एक्सेस में ले रखा है इस रिएक्शन में, तो एसबीआर जो है O2 से, तो इसकी मैकेनिज्म बताना है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूज करते हैं मैकेनिज्म बताने में, ठीक है? तो यहाँ पे उसका एप्लीकेशन है। यहाँ पे एचबीआर को O2 से रिएक्शन कराते हैं और ये क्या देता है? HOOBr, ठीक है? क्योंकि और ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि ये रेट एक्सप्रेशन में लिखा गया है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? स्लो होगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल व्यू से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? अब इसके बाद में क्या करेंगे? एचबीआर एक्सेस में है इसलिए एचबीआर को फिर से इसके प्रोडक्ट से रिएक्शन कराएँगे। फिर से जो आएगा फिर से इसके प्रोडक्ट से रिएक्शन कराएँगे, ठीक है? और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगी? मैकेनिज़्म। ये दोनों स्टेप क्या होंगे? फास्ट। स्लो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि स्लो एक स्टेप है जो कि रेट एक्सप्रेशन के लिए दिया गया है, ठीक है? बाकी सारे स्टेप फास्ट होंगे, ठीक है? तो ये है मैकेनिज़्म, ऐसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का यूज़ करके मैकेनिज़्म के बारे में एस्टिमेशन कर लेते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ द एक रिएक्शन है 2NO से O2 मिक्स करते हैं 2NO2 बन जाता है। व्हाट इज़ द प्रेडिक्टेड रेट लॉ इफ द मैकेनिज्म इज NO + O2 NO3 NO3 + NO NO2। अब यहाँ पे कौन सी दो स्टेप्स हैं? एक फास्ट है एक स्लो है, तो रेट एक्सप्रेशन किसका लिखेंगे? ऑलवेज स्लो स्टेप का लिखेंगे। तो रेट एक्सप्रेशन किसका लिखेंगे? स्लो स्टेप का लिखेंगे। तो फ्रॉम द स्लो स्टेप रेट इज इक्वल टू K1 NO3 NO रिएक्टेंट्स को लिखते हैं रेट एक्सप्रेशन में, ठीक है? फ्रॉम द फास्ट स्टेप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे फर्स्ट स्टेप का, तो हमारे पास क्या आएगा? NO3 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना ऑलरेडी तुम लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो किसी वीडियो में बता देंगे, ठीक है? वैसे सिंपल होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन, ठीक है? ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहली रिएक्शन का निकाल लेंगे, ठीक है? और इसको क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है? सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ NO3 में फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट रेट इज इक्वल टू KNO2 O2, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ NO3।
NO3 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन 2 से NO3 की वैल्यू निकालेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे NO3 की वैल्यू क्या आएगी, KNO2 इंटू O2, ठीक है। अब ये KNO2 इंटू O2 को उठा के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा K1 इंटू K, ठीक है, क्योंकि ये भी K आ गया यहाँ पे, K1 इंटू K, NO 2 NO है तो NO की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, O2। यहाँ पे K1 एंड K, दो K मिल गए हैं तो एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि दो कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई जब होता है तो एक नया कांस्टेंट ही बनता है, तो उस कांस्टेंट को हम K डैश कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ये मैकेनिज्म, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है बट इम्पोर्टेंट है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है किसी भी रिएक्शन की? मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम और रेडिकल्स that must collide with simultaneously in order of the reaction to take place. It is always a whole number and cannot be negative, ठीक है। जैसे कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखा था कि वो फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ऑलवेज होल नंबर में होती है, ठीक है, और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी को समझना बहुत ईजी, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हो उन सबको टोटल ऐड कर लो, ठीक है, वही होती है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अगर एक स्पीसीज है पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो यूनिमोलिकुलर होता है, अगर दो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है तो बाइमोलिकुलर होता है, अगर तीन स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है तो ट्राइमोलिकुलर होगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे N2O4, यहाँ पे हमारे पास कितनी स्पीसीज हैं, एरो के लेफ्ट साइड में ओनली वन स्पीसीज, तो यूनिमोलिकुलर। इधर कितनी है, दो स्पीसीज, तो बाइमोलिकुलर। इधर कितनी है, एक NaCl2 है और दो FeCl3 है, टोटल तीन, तो ये ट्राइमोलिकुलर। तो यही होती है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू और मोर स्टेप्स देन ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज मॉनिटर्ड बाय द स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो जैसा कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो किसी भी मल्टीपल रिएक्शंस के लिए, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स दिए हैं तो उसमें हम जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है, जिसका रेट सबसे कम होता है उसी के लिए लिखते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूलरिटी भी उसी स्टेप के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछ ली तो सिर्फ उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, ठीक है, उसके हम मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर दो हैं तो बाइमोलिकुलर है, एक है तो यूनिमोलिकुलर है, बाकी स्टेप्स पे हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, ओनली हमको स्लो स्टेप चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नाइदर बी जीरो नॉर फ्रैक्शनल, ठीक है, जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। इट इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट के, ठीक है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हुए हों उतना ही उसका मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। बट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज सम ऑफ द पावर ऑफ रेज्ड, ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं पावर्स का सम होता है जिनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस आ सकता है, ठीक है, मतलब जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करती है, रेट जिस पे डिपेंड करता है जिनके कंसंट्रेशन पे, सिर्फ उन्हीं की पावर्स का सम, ठीक है। जैसे H2 और Cl2 की रिएक्शन थी, H2 और Cl2 की रिएक्शन में दोनों पे रेट नहीं डिपेंड कर रहा था, दोनों के कंसंट्रेशन पे नहीं, तो वो कौन सी हो गई थी, जीरो ऑर्डर, ठीक है। जिस पे भी डिपेंड करेगा उनके जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे उनके सम के बराबर उसका रेट हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी का जो थर्ड पॉइंट है, इट कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बट ऑर्डर में हैव नेगेटिव वैल्यू, ओके। एंड फोर्थ है मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी बट ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्डर जो होते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कभी कभी भी थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते थ्योरी का यूज करके, ना कोई इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, इसको एक्सपेरिमेंट करके ही हम पता लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कंसर्न विद ए मैकेनिज्म, ऑर्डर कंसर्न विद कैनेटिक्स, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन जो है मॉलिक्यूलरिटी कंसर्न विद मैकेनिज्म, ऑर्डर कंसर्न विद कैनेटिक्स, ठीक है। ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन जो है वो उसका जो सीधा कंसर्न होता है किससे होता है, रेट लॉ से होता है, ठीक है। इसके बाद में है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस
पूरे लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यूनिट, ठीक है? क्योंकि यूनिट जो है वो अगर कहें तो फिजिकल केमिस्ट्री का बेस होता है, ठीक है? सारे क्वेश्चंस यूनिट से ही सही और यूनिट से ही गलत हो जाते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इफ द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर, ठीक है? अगर यहाँ पे एन ऑर्डर, एन को मान लें ऑर्डर है, ठीक है? तो हम इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? तो यूनिट जो होती है कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे 1 माइनस जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 0 ऑर्डर है तो 0 रखेंगे, 1 माइनस 0। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 0 1 माइनस 1 रखेंगे, सेकंड ऑर्डर है 1 माइनस 2 रखेंगे, थर्ड ऑर्डर है 1 माइनस 3 रखेंगे, और कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर है 1/2 है तो 1/2 रखेंगे, ठीक है? यहाँ पे रखेंगे और इसका हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, यूनिट क्या होती है कंसंट्रेशन की? मोल पर लीटर, 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। इन केस अगर डेसीमीटर क्यूब की बात करें तो n माइनस 1 मोल टू द पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, ठीक है? ये दो यूनिट्स हैं, ठीक है? जिनमें से मोल पर लीटर की पावर -1 सेकंड इनवर्स वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डेसीमीटर वाली जो है ये कभी-कभी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है? एडवांस लेवल पे एक बार इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है? इसलिए ये जो यूनिट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन दोनों यूनिट्स को याद कर लेना। यहाँ पे जो n है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लगा देना। अगर पूछे जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू में 1 2 रख देना, ठीक है? उसको कैलकुलेट कर लेना, ईजिली आपको मिल जाएगा। इसलिए ये दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं यूनिट के लिए। क्वेश्चंस होंगे जिनके हम करेंगे अभी। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए करना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0 लगा देंगे यहाँ पे, फर्स्ट के लिए 1 माइनस 1, सेकंड के लिए 1 माइनस 2 एंड थर्ड के लिए 1 माइनस 3, और यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, सेकंड की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे ओनली सेकंड इनवर्स ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर द 3/2 ऑर्डर एंड 2/3 ऑर्डर, ठीक है? यहाँ पे दो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, इनके लिए हमको यूनिट निकालनी है। तो यूनिट का अगर फार्मूला पता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूले में क्या था, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन था। एन की जगह हम क्या रख देंगे, 3/2 के लिए 3/2 रख देंगे यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पे यूनिट मिल जाएगी। एंड फॉर 2/3 के लिए करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर की जगह 2/3 रखेंगे और हमको यहाँ पे यूनिट मिल जाएगी। तो ये है कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेक्चर की सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और आप लोग जो है कॉपी पेन लेके जो भी एग्जाम्पल्स हुआ करें उनको किया करो, ठीक है? बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे आएगा, तो आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। बाकी कंटिन्यू आपको एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट IIT JEE और नीट का सिलेबस जो है यूट्यूब पे अवेलेबल करा देंगे। ओके, थैंक यू।